कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची शौर्य गाथा सुनाने वाली हूँ जो सुनकर आपको अपने भारतीय होने का गर्व होगा। यह शौर्य और बलिदान की ऐसी वीर गाथा है जिसे सुनकर आज भी चीन डर से कांपता है। बात दरअसल 1962 की है। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सीमा पर अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर दी थी। तभी रेजांगला में भारतीय पोस्ट पर 13 कमाऊ बटालियन की चार्ली कंपनी को चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया, जिसमें करीब 120 अहीर जवान थे। 120 जवानों वाली उस बटालियन को नवंबर की शुरुआत में ही कश्मीर भेज दिया गया था। बर्फ से घिरे लद्दाख का इस जवानों को ना कोई अनुभव था, ना उन हालातों के मुताबिक कपड़े। इतना ही नहीं, जरूरत के हिसाब से गोला बारूद और हथियार भी नहीं थे। 18 नवंबर 1962 सुबह के 3:30 से 3:45 का वक्त था। 17,000 फीट ऊंचाई पर कलेजा जमाने वाली बर्फीली हवा चल रही थी। बर्फीली हवा ने जवानों का रंग काला पड़ गया था। अचानक करीब 3,000 चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। दुश्मन की गोलीबारी से पहाड़ गूंज उठा। 4 बार भारतीय सैनिकों ने लगातार चीनी सैनिकों को मात दी। भारतीय सैनिकों को लगा कि चीनी सैनिक मात खाकर पीछे हट गई होगी, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। हमला तेज हो गया, पोस्ट तबाह होने लगा। उन्हें चौकी छोड़ देने के लिए कहा गया, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने कहा, मैं दुश्मनों को पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगा, आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा, लेकिन मातृभूमि पर आंच न आने दूंगा। मेजर शैतान सिंह कई सारी गोलियां लगने के बावजूद दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे और अपने सैनिकों का हौसला भी बढ़ाते रहे। इस युद्ध में 120 में से 114 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। हर एक सैनिक अपनी आखिरी वक्त तक गोलियां बरसा रहा था। यह युद्ध भारत चीन से तो हार गया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान चीन का ही हुआ था। 1963 में जब रेजांगला में लाशों को उठाने का सिलसिला शुरू हुआ, तब मौके पर पहुंचे अफसरों की आंखों में आंसू बहने लगे। शहीद होना क्या होता है वह हर तरफ नजर आ रहा था। यही 114 जवान अपनी बंदूक संभाले मौत की नींद में सोए पड़े थे। मेजर शैतान सिंह का शव बर्फ में मिला था। आगे जाकर उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी रेजांगला की लड़ाई में शहीद बहादुर जवानों की याद में स्मारक बनाया है। बच्चों, आपको पता है इस युद्ध में भारतीय सैनिक सिर्फ 120 थे, लेकिन इन्होंने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इसी युद्ध में शहीद जवानों पर कवि प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों यह गीत लिखा था, ताकि इन बहादुर जवानों की गाथा भारत के गांव-गांव तक पहुंच सके। आगे चलकर श्रीमती लता मंगेशकर जी ने पहली बार गणतंत्र दिवस पर यह गीत गाकर इन वीर जवानों की गाथा अजरामर कर दी। आइए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, यह कविता कवि प्रदीप ने लिखी है। कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता के कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रदीप जी को देशभक्ति गीतों के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने उनको सन 1997 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। प्रमुख रचनाएं, उन्होंने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे हैं। उनके देशभक्ति पर लिखे गीतों में फिल्म बंधन 1940 में, चल चल रे नौजवान फिल्म जागृति 1954 में, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ंग बिना ढाल
ने फिल्मों को अमर कर दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि प्रदीप देशवासियों को वीर शहीदों के अमर बलिदान का स्मरण दिलाते हैं। सीमा पर लड़ते हुए निजी सुख चैन की परवाह ये शहीद नहीं करते। इन शहीदों की केवल एक पहचान होती है कि वे केवल भारतवासी होते हैं। स्वतंत्रता के समारोह में इन वीरों को हम कभी न भूले, यह कवि का आग्रह है। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। यह गीत कवि प्रदीप ने रेजांगला के युद्ध में शहीद हुए उन 114 बहादुर जवानों पर लिखा था। इस गीत का प्रसारण 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस पर होने वाला था। और बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर हम ध्वजारोहण करते हैं। बड़े अभिमान और शान से भारत माता की जय, वंदे मातरम यह नारे लगाते हैं। यह करते समय हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह आज़ादी हमें उन वीर जवानों की वजह से मिली है जो सीमा पर अपनी भूख प्यास भूले देश की रक्षा करते हैं। और यह करते समय बहुत से जवान अपने देश के लिए हंसते हंसते शहीद भी हो जाते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कवि प्रदीप देशवासियों को आवाज देते हुए कहते हैं कि यह आज़ादी का जश्न मनाते हुए उन जवानों की कुर्बानी को भी याद कर लो जिसने अपनी जान देश पर निछावर कर दी है। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धरकर माता सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जिस दिन चीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय पर हमारे देश में दिवाली का त्योहार चल रहा था। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन हमारे जवान उस समय सरहद पर अपने परिवार से दूर देश की रक्षा हेतु खून की होली खेल रहे थे। हम सब अपने अपने घरों में बैठकर अपनों के साथ खुशियां मना रहे थे, लेकिन हमारे जवान बर्फीली पहाड़ी पर हमारे देश को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने सीने पर गोली झेल रहे थे। और जब उनका अंत समय आया तब वे हंसते हंसते मौत की नींद में सो गए और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। अब आप कहेंगे कि यह संगीन क्या है? यह जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसी को संगीन कहते हैं। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब चीनी सेना ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया तब भारत की आज़ादी खतरे में पड़ गई। चीनी सैनिक हजारों में थे और हमारे जवान सिर्फ 120, लेकिन हमारे जवानों का जज्बा, जोश इतना था कि वो लोहे को भी पिघाल सकता था। वह मरते दम तक लड़ते रहे। उनके खून से पूरा पर्वत लाल हो गया। यह खून न तो किसी जात का था न ही किसी धर्म का, यह खून हिंदुस्तानी था। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस युद्ध में कोई सिख, कोई जाट, कोई मराठा, कोई गुरखा तो कोई मद्रासी था। भारत की रक्षा करने वाला हर जवान वीर हिंदुस्तानी था। सचमुच हमारे जवान धन्य हैं।
अपनी जवानी को देश के नाम लिखने वाले हमारे सैनिक महान हैं। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर एक एक ने 10 को मारा, फिर गिर गए होश गवाकर। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। चीनी सेना के पास आधुनिक हथियार, गोला बारूद, बड़ी संख्या में सैनिक थे। हमारे सैनिकों को चौकी छोड़ने का भी आदेश मिला था, लेकिन हमारे जवानों का एक ही कहना था, लड़ेंगे या मरेंगे। कई सारी गोलियां लगने के कारण हमारे वीर जवानों का शरीर खून से लथपथ हो गया। फिर भी एक एक ने 10-10 चीनी सैनिकों को मारा, और जब उनका अंत समय आया तब हमें खुश रहने का संदेश देकर वो शहीद हो गए। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। अब हम 1962 के रेजांगला युद्ध में शहीद हुए एक ऐसे जवान के बारे में जानेंगे जो सच में महान, निडर, दिलेर भारतीय जवान था। मेजर शैतान सिंह। 1962 में जब चीनी सेना का हमला प्रखर हो गया, तब मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि हम 120 हैं और दुश्मनों की संख्या हमसे बहुत ज़्यादा, हमें कोई मदद भी नहीं मिल पाएगी। हमारे पास मौजूद हथियार भी कम पड़ सकते हैं। हो सकता है कि इस लड़ाई में हम सब शहीद हो जाए। ऐसे में अगर कोई जान बचाना चाहता है तो वो पीछे हटने के लिए आज़ाद है, लेकिन मैं मरते दम तक मुकाबला करूँगा। इसके बाद रणनीति तैयार की गई। मेजर शैतान सिंह ने आगे कहा कि कोशिश करें कि एक भी गोली बर्बाद न होने पाए, हर गोली निशाने पर लगे, साथ ही मारे जाने वाले हर दुश्मन से बंदूक छीन ली जाए। मेजर अपने सैनिकों का समय समय पर हौसला भी बढ़ाते रहे। जब वे घायल हो गए तब उन्होंने अपने सैनिकों से मशीन गन लाने के लिए कहा। उन्होंने उस मशीन गन के ट्रिगर को एक रस्सी बांधी और उस रस्सी का दूसरा छोर अपने पैर से बांधकर फायरिंग करते रहे। इस तरह से वह वहीं लड़ते लड़ते अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। बहुत खोजने के बाद भी मेजर शैतान सिंह का शव कहीं नहीं मिला। बाद में जब रेजांगला की बर्फ पिघली तब मेजर का शव अपनी बंदूक थामे बैठे मिला। वो ऐसे लग रहे थे जैसे अभी भी युद्ध के लिए तैयार है। मेजर शैतान सिंह का जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब हम इस कविता में आए कठिन शब्दों की ओर बढ़ते हैं। कुर्बानी, बलिदान, बिछाना, फैलना, बिखेरना, सरहद, सीमा, धन्य, कृतज्ञ, प्रशंसनीय। आपके लिए एक स्वाध्याय भी है। आपको कविता अच्छी तरह से पढ़नी है, शब्दार्थ लिखने हैं और इस कविता के नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब भी लिखने हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।